हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल डेथ से। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल इंजरी देखा था। सेल इंजरी में हमने पढ़ा था कि दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। पहले सेल एडप्ट करने की कोशिश करता है, कोई भी इंजरी होती है तो एडप्टेशन अगर फेल हो जाता है तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, वो भी इन केस फेल हो गई तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और उसके बाद सेल डेथ। तो अब सेल डेथ को देखते हैं। तो सेल डेथ में दो चीजें पढ़ते हैं अपन, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस। मेनली ये दो चीजें ही रहती हैं। तो सबसे पहले हम आज नेक्रोसिस देखेंगे, एपोप्टोसिस हम अगली वीडियो में देख लेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस जब आता है तो सबसे पहले हमें देखना है कि नेक्रोसिस होता क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस ये होता है कि कोई लोकल एरिया में अगर टिश्यू की डेथ होती है और उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी आता है तो उसे नेक्रोसिस बोलते हैं। मतलब नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है, फिजियोलॉजिकल नहीं होती। ओके, ये याद रखना एक तो, इट इज पैथोलॉजिकल सेल डेथ। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन होती है लोकलाइज्ड एरिया ऑफ सेल डेथ, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ सेल डेथ accompanied by inflammation, accompanied by inflammation। अब इसमें क्या होगा, देखो कोई भी सेल की अगर डेथ हुई है तो वो जो डेड टिश्यू है ना वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा। ठीक है, ये सपोज कोई डेड टिश्यू है, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा। क्या बोलेंगे उन्हें? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे? इस टिश्यू के डिग्रेडेशन में काम आएंगे। ठीक है, तो नेक्रोसिस में यही होता है कि लोकलाइज्ड एरिया ऑफ सेल डेथ जिसमें टिश्यू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा जो कि उसके डिग्रेडेशन में काम आएंगे, और उसके बाद में इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, तो दिस इज नेक्रोसिस। आई होप सबको डेफिनेशन समझ आ गई। अब बात आती है कि नेक्रोसिस होता क्यों है, व्हाट आर द कॉजेस। कॉजेस देखते हैं। तो नेक्रोसिस का मेन कॉज होता है हाइपोक्सिया। जैसे कि हमने सेल इंजरी में पढ़ा था, अभी अभी हमने देखा नेक्रोसिस क्यों हो रहा है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद हो रहा है। सेल इंजरी क्यों होती है? हाइपोक्सिया मेन कॉज होता है, हाइपोक्सिया। इसके अलावा केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, इनकी वजह से भी नेक्रोसिस सेल डेथ हो सकती है, और माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। अब ये कि कोई नेक्रोसिस हो चुका है किसी सेल में, उसे हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो हम देख लेते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स एक बार। तो माइक्रोस्कोप में जब भी आप एक डेड टिश्यू को देखोगे ना, या फिर जो अबाउट टू डेथ है, अबाउट टू नेक्रोज है, वो पिंक दिखाई देगा आपको। तो इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म में रहता है एक नेक्रोटिक सेल का। ठीक है, मतलब पिंक अपीयरेंस। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, वो एमॉर्फस होगा। अब एमॉर्फस का मतलब क्या होता है? एमॉर्फस मतलब होता है जिसकी कोई फिक्स्ड शेप या साइज ना हो। ठीक है, कोई फिक्स्ड फॉर्म ना हो, कैसी भी फॉर्म ले सकता है, वो होता है एमॉर्फस। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है। एपोप्टोसिस हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में यही डिफरेंस होता है मेन, कि नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन रहता है, एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होता। ओके, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। तो पहला टाइप हम देखेंगे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अब देखो, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस आ गया, तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता क्या है? तो सबसे पहली चीज तो ये रखो, नेक्रोसिस बता देती हूँ मैं, 5 टाइप्स के होते हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ली कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो वो क्या है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये पीजी में भी पूछा जाता है, और अपने भी मतलब जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, और आपसे ये ब्रीफ आंसर क्वेश्चन इन सब में भी आ सकते हैं, है ना। तो पहला मोस्ट कॉमन टाइप है ये। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका कॉज क्या होता है। नेक्रोसिस का कॉज तो हमने देख लिया, लेकिन कोएगुलेटिव किस वजह से हुआ। तो मतलब वैसे कोई कॉज पूछ ले तो आपको वही 4-5 कॉज लिखने हैं, लेकिन स्पेसिफाई अगर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का ही पूछ रहा है तो इस्चीमिया मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका। मतलब ब्लड, अगर ब्लड फ्लो का सिजेशन हो जाता है, सडनली ब्लड फ्लो रुक जाता है, उसे इस्चीमिया बोलते हैं। तो वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में रिजल्ट करेगा। इसके अलावा जो अपन ने पहले पढ़े थे वो सब तो इसमें रहेंगे, केमिकल एजेंट्स वो सब। ठीक है, अब रहता है कि ये किससे अफेक्ट करता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मेनली। तो जो सॉलिड ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं ना, मेनली ये सॉलिड ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, और वो भी कौन कौन से? लीवर, किडनी, हार्ट। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे।
अगर आप लोग पीजी की तैयारी कर रहे हो तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो, वहां पे आपको थ्योरी एग्जाम्स देने हैं, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है ये, ठीक है। तो सॉलिड ऑर्गन्स कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? लीवर, किडनी और हार्ट। अब हम देखेंगे, जब भी ये पढ़ते हैं तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस एंड मॉर्फोलॉजी। तो ग्रॉस में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की ग्रॉस में आपको दिखेगा इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट इज सीन। अब इन्फार्क्ट क्या होता है? तो इन्फार्क्ट होता है एक वेज शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि पेल, फर्म और स्लाइटली स्वोलन होता है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये इन्फार्क्ट ही है। तो व्हाट इज इन्फार्क्ट? इन्फार्क्ट इज अ वेज शेप्ड स्ट्रक्चर which is pale, firm and slightly swollen, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके बाद में ये है कि ये तो इनफैक्ट आपको देखने को मिलता है अर्ली स्टेजेस में। लेट स्टेजेस में क्या होता है? लेट स्टेजेस में यही जो इन्फैक्ट है वो बाद में येलोइश, सॉफ्ट और श्रंकन हो जाएगा। अभी क्या था? एक बार लिख लेते हैं, लेटर स्टेजेस में येलोइश, सॉफ्ट एंड श्रंकन। अभी देखो डिफरेंस, अर्ली स्टेजेस में क्या था? स्वॉलन। और लेट स्टेजेस में यही हो गया श्रंकन। अर्ली स्टेजेस में पेल था, लेट स्टेजेस में येलोइश हो गया, यहाँ पे फर्म था और यहाँ पे सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं इसकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स। ये तो हो गया ग्रॉस। ग्रॉस मतलब आपको ऐसा सीधा देख रहे हो तो क्या देखने को मिलेगा, या फिर लाइट माइक्रोस्कोप में। और माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है यहाँ पे टोम्ब स्टोन अपीयरेंस, ठीक है। टॉमस्टोन देखने को मिलेंगे आपको। टॉमस्टोन क्या होता है? इसे मल्टीपल घोस्ट सेल भी बोलते हैं, तो ये टर्म भी याद रखनी है आपको। क्या बोलते हैं? मल्टीपल घोस्ट सेल। तो क्वेश्चन आ जाए मल्टीपल घोस्ट सेल कहाँ पे देखने को मिल रहा है और ऑप्शन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, तो आंसर क्या करना है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। टॉमस्टोन में होता क्या है कि कोई भी सेल है ना, उसकी आउटलाइन तो प्रिजर्व्ड रह जाएगी, और जो अंदर का मैटर है उसका, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स, वो लॉस्ट हो जाएंगी। आउटलाइन प्रिजर्व्ड, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स लॉस्ट। आया समझ में? अब देखो इसके अलावा क्या क्या देखने को मिलेगा आपको माइक्रोस्कोप में। आप देखोगे इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, जो कि हमने पहले भी बात की थी, किसी भी नेक्रोसिस में यही देखने को मिलता है, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर चेंजेस कौन कौन से होते हैं? पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोकाइनेसिस, है ना। पिक्नोसिस क्या होता है? न्यूक्लियर एक जगह पे श्रिंक हो जाता है ना, न्यूक्लियस। कैरियोरेक्सिस क्या होता है? न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन। और कैरियोलाइसिस क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इसमें क्या होता है, इसके मतलब लेटर स्टेजेस में इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आने लगती है सेल में, ठीक है। तो इन लेटर स्टेजेस इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर इनफिल्टर्ड। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है अबाउट कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी है टूम्ब स्टोन अपीयरेंस और इन्फार्क्ट का फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें देखा हमने आउटलाइन प्रिजर्व्ड मतलब सेल टाइप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम, ठीक है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में सेल टाइप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, ये चीज ध्यान में रखो। अब हम एक बार थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये हमने इन्फार्क्ट की बात की थी, वो आपको दिख रहा है इधर, ये रहा, है ना। इसके बाद में माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स देखते हैं। तो ये देखो, ये जो टिश्यूज है ना, ये नेक्रोटिक टिश्यूज है। इनमें डिटेल्स आउटलाइन प्रिजर्व्ड है, लेकिन न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स जा चुकी है। यहाँ पे दिखा रहे हैं ये नेक्रोटिक टिश्यू। इसके बाद में हमने बाद में बात की थी कि लेटर स्टेजेस में इन्फ्लेमेटरी सेल्स इनफिल्टर हो जाती है। तो ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहाँ पे इनफिल्टर हो गए, ओके। तो ये था इसकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग। अब अगले टाइप पे आते हैं हम। अगला टाइप होता है लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। अब लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस क्या होता है? पहली बात तो इसका एक और नाम होता है लिक्विफेक्शन का, कॉलिक्यूएटिव नेक्रोसिस। तो ये टर्म याद रखनी है कि इसे कॉलिक्यूएटिव नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं अपन। अब इसका कॉज ही देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे हमने कोएगुलेटिव का देखा था, कोएगुलेटिव का मेन कॉज था इस्चीमिया। इसका मेन कॉज रहता है इस्चीमिया, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, सब कुछ इस्चीमिया,
बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। लेकिन इसमें देखो, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है ना, लिक्विफेक्टिव मतलब क्या होता है, अंदर जो मटेरियल है वो सारा लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ, सेल पूरा लिक्विफाई हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला वो सब्सटेंस कौन होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो इस्चीमिया बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन इसके मेन कॉज होते हैं, लेकिन जो सेमी फ्लूइड मटेरियल बनता है उसके फॉर्मेशन में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का रोल होता है। लिख देते हैं ये भी, सेमी फ्लूइड मटेरियल जो बना वो बना ड्यू टू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वहां पे हमने देखा था कि वो हार्ट, लिवर, किडनी सॉलिड ऑर्गन्स में देखने को मिल रहा है। ये देखे जाते हैं मेनली सीएनएस और पेनक्रियाज में। सीएनएस एंड पेनक्रियाज। ब्रेन इन्फार्क्ट सुना होगा आप लोगों ने, इन्फार्क्ट ब्रेन एंड एब्सिस कैविटी, वो भी लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस के अंडर ही आता है। ओके, अब देखते हैं हम इसकी ग्रॉस ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें, कि जो अफेक्टेड एरिया होगा वो सॉफ्ट होगा और उसके सेंटर में सब कुछ लिक्विड लिक्विड होगा। और उस लिक्विड क्या क्या होगा, मतलब वो लिक्विड किस चीज से बना हुआ होगा, नेक्रोटिक डेब्रीज। मतलब नेक्रोटिक डेब्रीज क्या होता है, अब जो नेक्रोसिस सेल है, जिस सेल में नेक्रोसिस हुआ है वो अब कुछ तो बनेगा ना उसका, तो वो कचरा बन जाएगा, वो होंगे नेक्रोटिक डेब्रीज, जो कि आपको सेंटर में देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे उसके बाहर से एक सिस्ट वॉल फॉर्म हो जाती है। तो ग्रॉस में क्या देखने को मिलेगा, अफेक्टेड एरिया इज सॉफ्ट विद लिक्विफाइड सेंटर। और लिक्विफाइड सेंटर में क्या है, नेक्रोटिक डेब्रीज। लिक्विफाइड सेंटर, और सेंटर में क्या है, नेक्रोटिक डेब्रीज। ओके, और लेटर क्या हुआ, लेटर स्टेजेस में सिस्ट वॉल बन गई इसके अराउंड, सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड। अब माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में आपको क्या देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोप में देखो, पहले जो हमने देखा था कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, उसमें हमने बात की कि टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड है, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये कौन सा सेल है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में ये नहीं होता, इसमें टिश्यू आर्किटेक्चर इज नॉट प्रिजर्व्ड। मतलब आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कौन सा सेल था पहले, क्योंकि सारा का सारा जो सेल है वो सेमी फ्लूइड मटेरियल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें जो सिस्ट बनेगा, जो सिस्टिक स्पेस रहेगी, मतलब जहां पे सेल वो खत्म हुआ है, वहां पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोटिक सेल डेब्रीज प्लस मैक्रोफाज फिल्ड विद फेगोसाइटोज्ड मटेरियल। मतलब जो भी उन्होंने खाया है वो मटेरियल उनमें प्रेजेंट रहेगा मैक्रोफाज में। अब इसके अराउंड हमने बाद में बात की थी कि सिस्ट वॉल भी बन जाता है। अब आप माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हो तो उसका कंपोजिशन भी आपको दिख जाएगा। तो सिस्ट वॉल में आपको देखने को मिलेंगे प्रोलिफरेटिव कैपिलरीज, इन्फ्लामेटरी सेल्स और साथ में ग्लियोसिस। अब ग्लियोसिस क्या होता है, देखो ब्रेन में सेल्स होती है न्यूरोग्लिया, जो उन्हें सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को, है ना, सबने पढ़ा होगा। वो जब बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी जगह पे वो हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो एक स्कार जैसा कुछ बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्लियोसिस। तो ये अगर ब्रेन के केस में है, ब्रेन के केस में तो आपको ग्लियोसिस देखने को मिलेगा सिस्ट वॉल में। और अगर यही हम पेनक्रियाज की, सॉरी एब्सिस की बात कर रहे हैं, तो एब्सिस में आपको यहाँ पे ग्लियोसिस की जगह फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। अब इसका भी हम माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो, ये जो एरिया है ये पूरा है लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस का। मतलब सेल की डिटेल्स लॉस्ट हो चुके हैं, हमें नहीं पता ये कौन सी क्या सेल है। इसके अराउंड हमने बात की थी कि ग्लियोसिस देखने को मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं सेल्स, ये ग्लियोसिस है। ठीक है, मतलब न्यूरोग्लियल सेल्स है जो एक साथ इकट्ठी हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है। अब आगे चलते हैं हम अगले टाइप पे। अगला टाइप है केशियस नेक्रोसिस। अब देखो, केशियस नेक्रोसिस में आने से पहले ही हम सीधा इस टर्म को तोड़ लेते हैं। केशियस वर्ड का मतलब होता है चीज।
चीज लाइक अपीयरेंस रहती है सेल की केशियस नेक्रोसिस में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि केशियस नेक्रोसिस होता क्या है। तो बहुत सिंपल है, कोएगुलेटिव प्लस लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस को हम बोलते हैं केशियस नेक्रोसिस। मतलब इसमें आपको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा ये, इसका एग्जाम्पल है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, फंगल इन्फेक्शन जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस, फंगल इन्फेक्शन हिस्टोप्लाज्मोसिस भी लिख देती हूँ यहाँ पे, और साइफिलिस। इन सब में आपको केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है। अब इसकी फिर से मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। ग्रॉस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी जो फोकाई होगी वो शो करेगी ड्राई चीज अपीयरेंस। चीज सबने देखा हुआ है, कैसा होता है, ग्रेनुलर, सॉफ्ट, येलोइश। तो ये हो गया इसका ग्रॉस। अब माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका सेंटर है ना, वो स्ट्रक्चरलेस होता है, नहीं पता उसमें क्या भरा हुआ है। इओसिनोफिलिक मटेरियल होता है, उसके अंदर ग्रेनुलर डेब्रीज होती है डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई की। न्यूक्लियाई टूटा है, उसकी डेब्रीज भरी हुई रहेंगी बीच में। ओके, तो सेंटर क्या है, सेंटर इज स्ट्रक्चरलेस eosinophilic material with granular debris। और ग्रेनुलर डेब्रीज किस चीज की है, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई की। ओके, और इसके जो सराउंडिंग टिश्यू होगा, सेंटर की बात कर ली, अब जो सराउंडिंग टिश्यू है, सराउंडिंग टिश्यू में आपको देखने को मिलेगा ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन के साथ साथ वहां पे कुछ सेल्स देखने को मिलती है, उन सेल्स का क्या नाम होता है, एपिथेलॉइड सेल्स, जायंट सेल्स ऑफ लैंगहेंस और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स। अब बात आती है, हमने एपिथेलॉइड सेल्स लिख तो दिया, लेकिन ये एपिथेलॉइड सेल्स क्या होते हैं। तो एपिथेलॉइड सेल्स मैक्रोफाजी होते हैं, जिनका न्यूक्लियस स्लीपर शेप्ड होता है, स्लीपर शेप्ड न्यूक्लियस। ओके, ये हमने बात कर ली केशियस नेक्रोसिस की। अभी इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, चीज लाइक अपीयरेंस बात की थी ना हमने, ये रहा चीज लाइक अपीयरेंस। ये कहाँ पे देखने को मिला है, केशियस नेक्रोसिस में। दूसरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो केशियस नेक्रोसिस, ये है इओसिनोफिलिक है, दिख रहा है आपको, एमॉर्फस है, कोई फिक्स शेप नहीं होती इसकी, ग्रैनुलर मटेरियल। और पेरिफेरी में क्या देखने को मिल रहा है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। ओके, तो ये था केशियस नेक्रोसिस। अब अगले पे आता है, अगला टाइप होता है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस कहाँ पे देखने को मिलेगा, नाम से ही आप गेस कर सकते हो, जो फैट रिच ऑर्गन्स होते हैं ना, वहां पे देखने को मिलता है फैट नेक्रोसिस। फैट रिच ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में आ जाता है मेमोरी ग्लैंड्स, तो ब्रेस्ट बोल सकते हैं इसे। वहां पे फैट नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, और ओमेंटम में फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस के केस में भी आप देखोगे फैट नेक्रोसिस मिलेगा। अब आप पूछोगे पेनक्रियाज में कहाँ पे फैट होता है, तो पेनक्रियाज की जो पेरिफेरी होती है ना, वहां पे फैट होता है। पेनक्रियाज में पेरिफेरल फैट होता है, तो वहां पे आपको फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, फैट का नाम आएगा तो एडिपोसाइट्स तो याद आ ही जाती है सबको ही, है ना। तो फैट नेक्रोसिस की थोड़ी सी मैकेनिज्म देखेंगे हम। तो जो एडिपोसाइट्स होती है ना, उनका रप्चर होता है, रप्चर एंड हाइड्रोलिसिस। रप्चर एंड हाइड्रोलिसिस की वजह से रिलीज होता है न्यूट्रल फैट, और वो न्यूट्रल फैट बाहर आके कन्वर्ट हो जाता है फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ओके, और ये जो फ्री फैटी एसिड होती है ना, ये बाहर आके कंबाइन हो जाती है कैल्शियम के साथ। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, सपोनिफिकेशन। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको व्हाइटिश कलर सीन दिखेगा, व्हाइटिश डॉट से दिखते हैं, है ना। वो इसीलिए क्योंकि वो कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाती है। अब हम देखते हैं इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपको येलोइश व्हाइट और फर्म डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, येलोइश व्हाइट एंड फर्म डिपॉजिट्स। किसकी वजह से ये पता चली गया, कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से।
दूसरा, जो कैल्शियम सोप्स बनता है यहाँ पे, वो कैसा अपीयरेंस देखा इसे, चौकी वाइट अपीयरेंस। तो चौकी वाइट अपीयरेंस भी इसका होता है। और चौकी वाइट अपीयरेंस किस वजह से हुआ, सबको पता है ना, कैल्शियम सोप्स की वजह से, अभी अभी हमने बात की। दूसरा, माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है। क्लाउडी अपीयरेंस दिखेगा एडिपोसाइट्स का। तो क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ एडिपोसाइट्स, ये हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ एडिपोसाइट्स और उसके सराउंडिंग में इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस होती रहती है। इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस इन सराउंडिंग। ठीक है, तो अभी डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको वाइट 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 वाइट, ये चौकी वाइट अपीयरेंस है, ये येलोइश वाइट दिख रहा है आपको इधर इधर, है ना। तो ये सारे का सारा है ग्रॉसिस का। माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो ये देखो, ये क्लाउडी अपीयरेंस है ना, तो ये एडिपोसाइट्स का क्लाउडी अपीयरेंस हो गया, और इसके बाहर से मिक्स्ड इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपको देखने को मिल रही है, जो कि हमने बात की थी कि पेरिफेरी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस चलती रहती है। इसके बाद में आते हैं हम लास्ट टाइप पे, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है फाइबर्स, तो कुछ तो इसमें फाइबर जैसा होगा। तो इसमें क्या होता है, फिब्रिन लाइक मटेरियल का डिपोजिशन होता है। क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन लाइक मटेरियल। अब फिब्रिन लाइक मटेरियल क्या होता है, फिब्रिन लाइक मतलब कि कोई ऐसा मटेरियल होगा जिसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज फिब्रिन जैसी होगी। ठीक है, फिब्रिन किस चीज से स्टेन होता है, एक पीटीएच स्टेन होता है। ओके, ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, पर पीटीएच स्टेन होता है। पीटीएच स्टेन की फुल फॉर्म फॉस्फोटंगिस्टिक एसिड हीमोटॉक्सिलिन, ये होता है पीटीएच स्टेन, और ये होता है फिब्रिन के लिए। तो इसका भी जो स्टेन होगा ना, वो फिब्रिन जैसा होगा, इसलिए बोलते हैं फिब्रिन लाइक मटेरियल। अब देखो, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस एसोसिएटेड होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से। ठीक है, अब ये मतलब कैसी कैसी कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा, तो ऑटो इम्यून कंडीशंस, आर्थस रिएक्शन, इन सब में देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून रिएक्शंस, आर्थस रिएक्शन। आर्थस रिएक्शन क्या होती है, किसी को पता है? आर्थस रिएक्शन जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं ना, तो उस टाइम पे जहाँ पे वैक्सीन लगती है वहां पे लोकल इन्फ्लामेशन आ जाता है उस एरिया में, उसे ही आर्थस रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब इसके माइक्रोस्कोपी देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में अपन को क्या देखने को मिलता है इसमें। माइक्रोस्कोपी में आप देखोगे ब्राइटली इयोसिनोफिलिक हाइलीन लाइक डिपोजिशन। कहाँ पे, वेसल वॉल में। वेसल वॉल में हाइलीन लाइक डिपोजिशन हो जाता है, जो कि इयोसिनोफिलिक होता है। ये तो आपको स्टार्टिंग से देखने को मिल ही रहा है, हर जगह पे इयोसिनोफिलिक इयोसिनोफिलिक, है ना। अब देखो ये क्या होता है कि वेसल वॉल में ये सब हो रहा है, तो वेसल वॉल रप्चर भी हो सकती है। तो वेसल वॉल अगर रप्चर हो जाएगी तो वो रिजल्ट करेगा लोकल हैमरेज में। ओके, ये इसका क्लिनिकल मान सकते हो आप, छोटा सा, ये इंपॉर्टेंट रहता है पीजी के लिए। एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जाते हैं कि किस किस केस में ये देखने को मिलता है। पॉली आल्टराइटिस नोडोसा, रिमेटिक हार्ट डिजीज, एसएलसी एंड हाइपरटेंशन। अब एसएलसी क्या होता है, एसएलसी होता है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस।